2000 अर्ली 18 जैन 18 से स्मॉल कैप के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो समवेयर सितंबर अक्टूबर ऑफ 23 तक उनके रिटर्न्स ने लार्ज कैप रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लोगों को माइंड में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस रिटर्न बने, बट ऑलमोस्ट 5-6 साल तक आपके लार्ज कैप से कंपैरिजन में रिटर्न्स सिमिलर ही रहे। उसके बाद जाके अब उन्होंने आउट परफॉर्म किया था। बट रिसेंटली मल्टी कैप एज ए कैटेगरीज ऑफ फंड्स ने अच्छा किया है, इसके लिए थोड़ा सा फ्लोज वहां पे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इन जनरल जैसे मार्केट की अप साइकिल होती है और कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ता है, तो जनरली इन्वेस्टर प्योर लार्ज कैप से टुवर्ड्स मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड फंड्स की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे मिक्स ऑफ लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप होता है। तो थोड़ा सा हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में या ग्रीड की हायर ग्रीड की रीजन की वजह से, दोनों की वजह से थोड़ा सा फ्लोज अट्रैक्ट वहां पे भी होते हैं। बट जो पहले टाइप के इन्वेस्टर्स है वो अगर रिटर्न देख के नियर टर्म परफॉर्मेंस या पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कोई भी एक पर्टिकुलर थीमेटिक या कैटेगरी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि ये सब थीम्स और थीमेटिक्स जो होते हैं वो साइकिल्स में चलते हैं। नियर टर्म परफॉर्मेंस कई बार उनका पीक ऑफ द साइकिल भी इंडिकेटर करता हो सकता है। अनलेस आपकी खुद की स्टडी स्ट्रांग है, मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ट्राई नहीं करना चाहिए पीएसयू या ऐसे कोई थीमेटिक फंड में डायरेक्ट डालने के लिए। वो डिफरेंट आउटकम को मैच करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक तो ये है, दूसरा है मार्केट साइकिल्स के ऊपर। मार्केट साइकिल्स जब भी अप होती है या डाउन होती है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो में जो नेसेसरी चेंज करना है इन ऑर्डर टू जनरेट हायर और स्लाइटली हायर रिटर्न्स, तो ये सारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं। तो वो बड़ी रकम कब बनती है, जब आप उसको छोड़ देते हैं टू कंपाउंड ऑन इट्स ओन, एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दो एलिमेंट होता है, एक तो रेट ऑफ रिटर्न होता है और दूसरा कितना लंबा होराइजन है। एक्चुअली लंबा होराइजन बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड फिनोमिना है। लंबा होराइजन जितना लोग लंबे समय तक अपनी वेल्थ को टच किए बगैर कंपाउंड होने देंगे, उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग की स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स आपको रियलाइज होगी। जितना जल्दी से आप शुरू कर सकते हैं और जितना कंसिस्टेंटली आप उसको निभा पाते हैं और बिगर मार्केट की वॉलेटिलिटी डरे अगर आप ये प्रोसेस पे लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकेंगे, तो एक्चुअली कंपाउंडेड बेनिफिट आपको फर्स्ट 10 ईयर्स में ही उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दिखने लग जाएगा। कई लोगों को लगता है कि अब हम 5,000 रुपया बचाएंगे तो उसकी क्या वैल्यू है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि 25% अगर आप कुछ चीजों को कंपाउंड करेंगे और अगर आपने 10 साल कोई चीज को रखा है, तो एक का 10 गुना हो जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हिज नेम इज मिस्टर मितुल कलावाडिया. He is the senior fund manager for mutual funds equity at ICICI Prudential Asset Management Company Limited. Mr. Mittal joined ICICI Prudential AMC in Jan 2006. Currently serving as a senior fund manager, Mittal oversees ICICI Prudential Long-Term Equity Savings Fund, ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund, and ICICI Prudential ESG Fund. Additionally, he co-manages ICICI Prudential PSU Equity Fund and ICICI Prudential Equity and Debt Fund. Before taking on these roles, he served as a research analyst for key multiple sectors. Mr. Mitul Kalavadia initiated his career with ICICI Prudential AMC and has garnered a comprehensive work experience of 15 years. His core competency lies in portfolio management and security analysis. He's also a chartered accountant. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ वी हैव अ स्पीकर जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। वी हैव मिस्टर मितुल कलावाडिया हु इज़ द फंड मैनेजर एट ICICI Prudential Mutual Fund. हाय मितुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आपने अपना टाइम दिया हमें। यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइंड अप, so I do hope we get some valuable inputs from you, but we are really looking forward to it.
या, थैंक यू। श्योर। तो मितुल, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सवाल आई थिंक अभी तक हमने पिछले 2 महीनों में, टू बी ऑनेस्ट, जितने भी सवाल पूछे, जितने भी हम फंड मैनेजर से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक व्यू हर किसी का बहुत स्ट्रांग है अबाउट इंडिया, राइट? व्हिच इज़ फेयर, एंड आई थिंक हम सबको लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स। लेकिन अभी अगर हम देखें तो रेड सी में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से जो इंडिया का इन्फ्लेशन है या इकोनॉमिक ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, उस पे इम्पैक्ट हो सकता है? सो डू यू थिंक इस क्राइसिस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होगा? एंड ऑल्सो ये एक्सपेक्टेशन है कि जो सेंट्रल बैंक है वो शायद इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे, एंड डू यू थिंक इस प्रॉब्लम की वजह से उस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है? सो जस्ट गिव अस योर व्यूज ऑन श्योर, दिस। श्योर। सी, रेड सी, जितना अभी तक समझ में आ रहा है उस हिसाब से ऐसा है कि ऑयल प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। समथिंग लाइक 2022 में जब भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो सडनली बहुत ही शार्प एंड अप, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्राइस ऊपर चले गए थे। वैसी स्पाइक अभी एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट वाइज एंड ऑल्सो टाइम वाइज बोथ इंक्रीजेस, तो थोड़ा इन्वेंट्री अक्रॉस द ग्लोब सबको थोड़ी सी बढ़ानी है। सो एसेट टर्न्स कुछ चीज़ों के अगर कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल्स और कॉस्ट दोनों पे इम्पैक्ट आता है। सो अल्टीमेटली यही होगा, बट इज इट अ वेरी बिग इन्फ्लेशन इवेंट लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर और समथिंग, जिसकी वजह से बहुत बड़े ऑयल प्राइस शॉक आएंगे, तो वो भी डिफिकल्ट है। कमिंग टू ऑयल प्राइस पर से, के ऑयल प्राइस हाउ कैन दे मूव? राइट नाउ द डिमांड सप्लाई बैलेंस सजेस्ट दैट ऑयल प्राइस शुड बी इन अ रेंज, एक रेंज में रहने चाहिए। वो रेंज थोड़ी सी सीजनल इम्पैक्ट की वजह से अप एंड डाउन होती रहती है। सो एकदम कमोडिटीज जनरली एकदम स्टेबल प्राइस फॉर लॉन्ग पीरियड नहीं रहते, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। तो अभी हम लोग सीजनली स्ट्रॉन्ग पीरियड में है, तो यहाँ से जून तक थोड़े प्राइस फर्म रह सकते हैं, एंड अगेन फ्रॉम जून से दिसंबर तक जनरली सीजनली वीक पीरियड होता है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ धीरे धीरे करके आएगा। सो एज लॉन्ग एज ऑयल प्राइस एक रेंज में रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अल्टीमेटली करंट अकाउंट डेफिसिट इज मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ऑयल का इम्पैक्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट पे, बट देर आर अदर वेरिएबल्स ऑल्सो ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट। बट देन अगर हम देखें तो क्या शॉर्ट टर्म में इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है? मे बी नॉट इन द लॉन्ग टर्म, बट क्या शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे? शॉर्ट टर्म में यस, अगर फॉर सम रीजन अगर ऑयल 95 एंड अबाउ जाता है, तो मार्केट वरी हो जाएगा ग्लोबली। सो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मार्केट्स पे रह सकते हैं, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से, एंड एक्चुअली वॉलेटिलिटी इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। Yes, yes, we are going to absolutely talk about that. कि volatility पे के टाइम पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। बट लेट मी आस्क यू another question at this point, which is around the fact कि जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं मितुल, हमने ऑब्वियसली अभी स्मॉल कैप स्पेस में एक रीसेंट क्रैश देखा है, एंड काफ़ी स्मॉल कैप फंड्स ने उस रीसेंट क्रैश के बाद जो है कर्व कर दिया, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दिया है। और यू थिंक इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स अब स्मॉल कैप फंड्स में SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, एंड डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग? And also, I just want to understand this, and this is something which has really, surprised me all the time कि काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनीज के, अच्छे स्टॉक्स के, अच्छे आइडियाज की कमी क्यों है इन द स्मॉल कैप स्पेस? सो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन श्योर। कि SIPs के थ्रू अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो क्या वो अच्छी बात है, क्योंकि अब लमसम इन्वेस्टमेंट काफ़ी फंड्स ने बंद कर दिए? एंड देन हेल्प अस अंडरस्टैंड द अदर क्वेश्चन एज वेल। देखिए, एसआईपी की स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं। पहला तो एसेट एलोकेशन आपको अपना ढंग से करना है। इफ यू थिंक दैट, सो बेसिकली लेट्स से अगर आपके पास 30 ईयर 20 ईयर टाइम होराइजन है, लॉन्गर द जितना लंबा होराइजन है, आप अभी यंग है, आप अभी फर्स्ट अर्ली स्टेज ऑफ सेविंग्स में है, और आपका पोर्टफोलियो स्मॉल है, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में एज एन एसेट एलोकेशन डेफिनेटली मेक्स सेंस। बट अगर आप
ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ रिटायरमेंट है, या लास्ट लेग ऑफ और या फिर आपका फाइनेंशियल कैपिटल ऑलरेडी बहुत बड़ा है, देन इट मे नॉट बी प्रूडेंट कि आप पूरा एलोकेशन स्मॉल कैप तरफ ज्यादा रखिए, क्योंकि वैल्यूएशन स्मॉल कैप में काफी ऊपर आए हैं। स्मॉल कैप में लास्ट काफी 1 साल से अगर देखें तो काफी रिटर्न्स भी बने हैं। और जनरली ऐसे पैराबोलिक रैलीज के बाद देर आर चांस के स्मॉल कैप्स टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 2-3 इयर्स। कभी कई बार ऐसा होता है कि 2-3 साल तक स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बनते और दूसरे लार्ज कैप्स या मिड कैप्स कंटिन्यू टू गिव रिटर्न्स। तो जनरली स्मॉल कैप ऐसे स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म में, यस, यू कैन बाई यंगर कंपनीज, यू कैन बाई गुड ग्रोथ कंपनीज एंड मेक मनी इन स्मॉल कैप, बट एज अ बास्केट, एज अ स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो पीक टू पीक अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देर आर टाइम्स के जब भी एक पीक से दूसरे पीक को आने के पहले देर इज अ लॉट मोर आइदर टाइम करेक्शन और अ प्राइस करेक्शन होता है। सो 2017 का जो पीक था वहां से अगर स्मॉल कैप्स का, या फिर 2000 अर्ली 18 जैन 18 से स्मॉल कैप के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो समवेयर सितंबर अक्टूबर ऑफ 23 तक उनके रिटर्न्स ने लार्ज कैप रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो लोगों को माइंड में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस रिटर्न बने, बट ऑलमोस्ट 5-6 साल तक आपके लार्ज कैप से कंपैरिजन में रिटर्न्स सिमिलर ही रहे, उसके बाद जाके अब उन्होंने आउट परफॉर्म किया था। सो एज एन एसेट क्लास, ईच इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देखना है कि उनके एसेट एलोकेशन में कैसे स्मॉल कैप सेंस करता है। दूसरी बात, एस आई पी ऑन स्मॉल कैप में एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एस आई पी इन स्मॉल कैप का मतलब ये भी होता है कि एवरेजिंग ऑन द वे अप भी हो गया है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन लमसम टुडे, अगर आप बढ़ते मार्केट में कंटिन्यूसली एस आई पी कर रहे हैं तो आपकी एवरेजिंग अप जा रही है पहले तो। So which may not be a right thing also in the at this level of markets also. Yes, in a falling market और sideways correction market या time correction markets में अगर देखेंगे तो SIP works very well because आपके पास लंबा समय होता है to accumulate, which is useful, but in a rising market it may not be a good idea. So मैं एकदम क्लियर आंसर इस पे नहीं दूंगा, क्योंकि ईच इन्वेस्टर्स को अपना एक कॉल लेना है कि कैसे उनके लिए स्मॉल कैप यूजफुल है कि नहीं, क्या उनके एसेट एलोकेशन में क्या परसेंटेज तक जाना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पार्ट, आपका जो क्वेश्चन था कि स्मॉल कैप कंपनीज के में क्यों डिफिकल्टी होती है अच्छी कंपनी ढूंढना। एक्चुअली स्मॉल कैप, जैसे अगर आप देखेंगे आज एमफी वाला जो लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिड कैप का डेफिनेशन में, तो लार्ज कैप टॉप 100 बाय मार्केट कैप है, फिर अगले 150 कंपनी जो है वो मिड कैप है, और उसके बाद स्मॉल कैप है, और बाकी के सारे स्मॉल कैप है। और अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जितनी है आज, उसके प्रोपोर्शन में द परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज इज वेरी लार्ज। अब इसमें स्मॉल कैप में एक ही बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म ग्रोथ और विनर्स को सेपरेट करना है फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड थीमेटिक आइडियाज, क्योंकि काफी सारे थीम्स होते हैं जो कुछ साल तक अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद वो स्केल अप नहीं हो पाते। तो स्मॉल कैप कंपनी में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो स्केलेबिलिटी का आता है कि कितनी कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप जाती है। द प्रोपोर्शन बहुत कम होते हैं स्मॉल कैप में, फेलियर रेट ज्यादा होती है, इसके लिए इनके वैल्यूएशंस जनरली टेंड टू बी एट अ डिस्काउंट टू लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स, क्योंकि आपके फेलियर और सक्सेस में रेट ऑफ फेलियर इज हायर इन द स्मॉल कैप साइड। Mhm. Okay. So, when we're looking at small cap as a space, just in a nutshell, क्या अभी small cap में SIP करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी, स्मॉल कैप में एसआईपी इज ऑलवेज गुड फॉर इन्वेस्टर्स हु हैज रियली लॉन्ग होराइजन, कि अगर आप Okay. 5 to 10 years का होराइजन है तो एसआईपी इज डेफिनेटली कैन बी डन। बट अगर आपका होराइजन लंबा नहीं है, अगर आपको अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगले 2 या 3 साल में, तो फिर स्मॉल कैप एसआईपी इज नॉट डेफिनेटली नॉट अ रिकमेंडेड ऑप्शन। ओके, वंडरफुल। सो अभी आपने अपने जवाब में वैल्यूएशंस के बारे में बात करी, आपने ये भी बात करा कि लार्ज कैप्स ने एक्चुअली अच्छा किया था सम टाइम बैक। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द लार्ज कैप स्पेस। अभी अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो लार्ज करंटली लार्ज कैप स्पेस में वैल्यूएशंस
they're quite stretched in the mid cap and the small cap space. Valuations large cap में ठीक हैं. So can you help us understand कि ICICI Prudential का जो blue chip fund है, उसमें आप सही तरीके से स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक स्टाइल कि आप ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल, आप कोई स्टाइल फॉलो करते हैं? एंड जो लार्ज कैप फंड्स इन जनरल होते हैं, क्या वो एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी हैं? राइट, डू यू थिंक एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए? एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप अपने वैल्यू ब्लू चिप फंड के लिए कैसे स्टॉक्स जी, पिक करते हैं? डेफिनिटली। सी लार्ज कैप ऐसा है क्योंकि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो जो इन्वेस्टर्स है, निवेशक है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट साइड से इक्विटी साइड पे माइग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पिछले 15 साल से ये इनकी जर्नी रही है। सो एक एसेट क्लास है जो लो रिस्क एसेट क्लास है, वहां से हाई रिस्क एसेट क्लास में जाना है। एंड एसेट क्लास की वॉलेटिलिटी बाहर से समझना और एक्सपीरियंस करने में काफी अंतर आता है। तो इन्वेस्टर्स को जनरली थोड़े से लोअर रिस्क वाले जो प्रोडक्ट्स है उनसे स्टार्ट करना चाहिए, जैसे हाइब्रिड फंड्स है या फिर लार्ज कैप फंड्स है। वहां से शुरू करना एज अ स्टार्टिंग इन्वेस्टर पॉइंट इज ऑलवेज गुड। फिर जैसे वॉलेटिलिटी का ख्याल आता है और आपके टाइम होराइजन कैसी है इन्वेस्टमेंट की और आपकी रिस्क एपेटाइट, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन करने के ऊपर आपको जो आंसर मिलेगा उसके हिसाब से आपको अपना एलोकेशन करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है, अगर आपकी होराइजन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो लार्ज कैप्स आर जनरली प्रिफरेबल। कि आपका ये वाले फंड्स में जनरली वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू दी ओवरऑल मार्केट्स थोड़ी सी कम रहती है। सो आपका क्या होता है कि जब भी, क्योंकि टाइम होराइजन पे आपके एंड ऑफ द होराइजन जब भी आपको निकालना है, तब मार्केट कहाँ होगा, कैसे होगा, वो हमेशा प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो लार्ज कैप्स जनरली एक स्टेडी कंपाउंडर की तरह काम करते हैं। कंपनीज जो होती है वो काफी एस्टैब्लिश्ड होती है, तो जनरली फेलियर रेट्स यहाँ पे कम रहते हैं और इनके वैल्यूएशंस भी जनरली एक रेंज में रहते हैं। बहुत ज्यादा जोर से डी रेटिंग और री रेटिंग एज अ बास्केट कम रहता है यहाँ। सो लार्ज कैप्स आर ऑलवेज बेटर इन दैट सेंस। रही बात हमारे ब्लू चिप फंड की, हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, ये नाइदर प्योर ग्रोथ नॉर प्योर वैल्यू है, ये ब्लेंड ऑफ बोथ है। जनरली यहाँ पे क्वालिटी स्टाइल ऑफ स्टॉक पिकिंग और थोड़ा सा ब्लेंड अप्रोच ऑफ वैल्यू और ग्रोथ को करके हम देखते हैं। हम सेक्टर्स के जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके इंडेक्स वेट्स को देख के उनमें से हमारे कुछ सेक्टर्स पे जो की कॉल्स होते हैं उनमें वहां पे अंडरवेट या ओवरवेट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे कहीं पे, और विद इन द सेक्टर जो रिलेटिवली बेटर कंपनी लगती है उनको पिक करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम। सो ये हमारा एक ब्लेंडेड अप्रोच है। बहुत ही फ्यू हाई कन्विक्शन आइडियाज जो होती है वहां पे बहुत जोर से बहुत ज्यादा वेट या बहुत कम वेट करके वैसे एकदम अलग से पोजीशनिंग करती है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा व्यू स्ट्रांग नहीं है उन सबको बेंचमार्क के आसपास रख के ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रिएशन होता है। सो बट कैन वी कॉन्फिडेंटली से कि जब हम लार्ज कैप एज अ कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि अगर एक नया इन्वेस्टर है जो इक्विटी एज एन असेट क्लास अभी शुरू कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए लार्ज कैप एक अच्छी कैटेगरी होती है बिकॉज उसमें रिस्क थोड़ा कम है, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एंड सी कि वो कैसा चल रहा है। दैट वुड बी फेयर करेक्ट, टू से। करेक्ट, क्योंकि एक लार्ज कैप है कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो वॉलेटिलिटी आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और आप उसके साथ चल भी पाएंगे। और उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनेगी, तो आप काउंटर सिक्लिकली मार्केट के करेक्शंस में एग्रेसिव फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज के लेवल के ऑफ मार्केट पे लार्ज कैप्स डेफिनेटली अट्रैक्टिव है और अच्छे भी है। ओके, श्योर। सो अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो नॉट मच स्पोकन अबाउट। इन्वेस्टर्स को शायद उतना पीपल लाइक दिस कैटेगरी, बट देन अगर हम इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स देखें विच इज़ द मल्टी कैप फंड एज अ कैटेगरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें हमने देखा है कि अभी जो नेट इन्फ्लोज की बात करें, जस्ट इन द मंथ ऑफ फेब, अगर हम एन को छोड़ दें, न्यू फंड ऑफर्स को छोड़ दें,
तो मल्टी कैप फंड्स में जो है काफ़ी कलेक्शंस आए हैं, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ जस्ट इन फेब, विच वाज बेसिकली अ 3 ईयर हाई। तो आपके ओपिनियन में इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से हमने मल्टी कैप फंड्स में एक सर्ज देखा है? एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? डू दे हेल्प अस कैप्चर द होल मार्केट? सो टेल अस फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स कि एक तो ऐसा क्यों हुआ है सर्च, प्लस कितने ज़रूरी हैं मल्टी कैप फंड्स? अच्छे हैं, नहीं हैं, ऑल ऑफ दैट। सी देखिए, फ्लोज को डिटरमाइन कर पाना, उसका रैशनल कॉज एंड इफेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। बट रिसेंटली मल्टी कैप एज ए कैटेगरीज ऑफ फंड्स ने अच्छा किया है, इसके लिए थोड़ा सा फ्लोज वहां पे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इन जनरल जैसे मार्केट की अपसाइकल होती है और कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ता है, तो जनरली इन्वेस्टर प्योर लार्ज कैप से टुवर्ड्स मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड फंड्स की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है। तो थोड़ा सा हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में या ग्रीड की हायर ग्रीड की रीजन की वजह से, दोनों की वजह से थोड़ा सा फ्लोज अट्रैक्ट वहाँ पे भी होते हैं। सो फ्लोज का कॉज एंड इफेक्ट पूरी तरह से डाइसेक्ट करना पाना कई बार डिफिकल्ट होता है। कई बार सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी होता है कि लोग स्मॉल कैप में पहले कर रहे थे, अब वहां से स्मॉल कैप से लोगों ने अपना रिस्क प्रोफाइल कम करने के लिए भी मल्टी कैप लिया हो सकता है। सो डिफिकल्ट है कह पाना क्या होगा। बट जनरली मल्टी कैप ओवर अ मीडियम टर्म, जो निवेशक को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी समझ में आ चुकी है और उनको उनका रिस्क एपेटाइट हाई है और होराइजन अगेन 5-7 ईयर्स है, तो मल्टी कैप ऐसे कैटेगरी इज गुड बिकॉज वहां पे आपको लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो एक ही फंड में आपका तीनों मार्केट कैप की एलोकेशन करके आपको मिल रहा है। सो तीन अलग फंड लेके उनको रीबैलेंसिंग करने की बजाय आप एक ही फंड में एक साथ तीनों के प्रोपोर्शन में आप बाई करके रख सकते हैं। सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म दिस फंड इज डेफिनेटली गुड फॉर इन्वेस्टर्स जिनके होराइजन थोड़े से लंबे हैं और वॉलेटिलिटी उनको जमती है। सो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी इज गुड। ओके। सो मितुल, अब अभी आप टाइम होराइजंस के बारे में बात करें, तो आप हमें डिफाइन भी कर दीजिए कि आपके पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? बिकॉज आई थिंक फॉर एवरी पर्सन इट्स अ लिटिल Yes. डिफरेंट एंड इट कुड बी वेरी सब्जेक्टिव। आप अपने हिसाब से बताइए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है? देखिए, एनीथिंग लेस देन 3 years शुड बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म। ओके। 3 to 5 मीडियम टर्म और 5 and above शुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ओके। जनरली क्या होता है कि हर फंड मैनेजर की अपनी स्टाइल की एक साइकिल होती है और जनरली शॉर्ट टर्म्स में ये साइकिल कई बार फेल होती है। इनमें कई बार समय लग जाता है टू प्ले आउट द वे आपने जो अपने थीसिस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट किया होता है, उसमें प्ले आउट होने में कई बार समय लग जाता है। सो इट इज बेटर के थोड़ा सा लंबा होराइजन हर काइंड ऑफ फंड में हो। अगर लंबा होराइजन नहीं है तो फिर देन हाइब्रिड में, जैसे लो इक्विटी हाइब्रिड वाले फंड्स होते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर आप आर्बिट्राज फंड्स है। सो ये सारे फंड्स जो है वो शॉर्टर होराइजन के लिए काफी यूजफुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी प्रोपोर्शन आइदर 0 to 40-50% तक या बहुत कम होती है। तो आपका फंड की वॉलेटिलिटी कम होने के होती है और आप मार्केट के साइकिल से अफेक्ट नहीं हो पाते हो। और प्लस स्टॉक सिलेक्शन साइकिल्स भी बहुत ज्यादा ये इन फंड्स में हर्ट नहीं करती है। अच्छा। सो अभी हमने इसे स्मॉल कैप की बात करी और आपने बोला कि अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, तो एस आई पीज इज फाइन, बट 2-3 साल है तो अवॉइड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इटसेल्फ। फिर वी स्पोक अबाउट मल्टी कैप विच इज अ हार्ड कोर लार्ज कैप कैटेगरी, 5-6 साल। तो अगर हम एक कैटेगरी की बात करें विच इज हाइब्रिड फंड्स, जिसके बारे में आप अभी इतना बोल रहे थे, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी फेमस फंड्स हैं विद इन द हाइब्रिड फंड कैटेगरी। फर्स्ट प्लीज हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं, और जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो इन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इनका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, स्पेशली टाइम्स लाइक दीज में भी आप इस पर्सपेक्टिव से हमें बताइए कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का आप क्या समझते हैं उनके बारे में? श्योर। सी एग्रेसिव हाइब्रिड ऐसी कैटेगरी के है जहाँ पे दो एसेट क्लास है आपके पास, डेट और इक्विटी।
इक्विटी बिटवीन 65 टू 80% होता है, और ओवर एंड अबव बैलेंस जो होता है वो डेट और डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग रीट्स वगैरह या इनविट्स वगैरह। ये एसेट, ये एक फंड जो, ये जो कैटेगरी है, ये अपने आप में एक एसेट एलोकेशन करती है इन्वेस्टर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मार्केट लेवल्स। सो जैसे हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड जो है वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। और ये फंड हम क्या यहाँ करते हैं कि जब भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है, तो हम अपना इक्विटी लेवल 80 से कम करके टुवर्ड्स द लोअर एंड 65 तरफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली या फिर स्टेप डाउन फंक्शन में करते हैं। सिमिलरली मार्केट करेक्शंस में हम अपना इक्विटी लेवल नीचे से ऊपर बढ़ के तरफ बढ़ाते हैं। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में जनरली वॉलेटिलिटी इज अ नेचर ऑफ मार्केट। वॉलेटिलिटी के बगैर मार्केट का लॉन्ग होराइजन दिखता ही नहीं है। लॉन्ग होराइजन में बहुत ही लीनियर रिटर्न्स दिखेंगे, बट जैसे ही आप उसको एक्सपांड करके देखेंगे तो काफी बार कई वॉलेटिलिटीज आती है, एनुअली आती है, कई बार कुछ 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से साइकिल्स आते हैं। सो ये जो वॉलेटिलिटी आती है उसमें ये एलोकेशन चेंज बिटवीन डेट इक्विटी जो किया जाता है वो इन्वेस्टर्स के रिटर्न को थोड़ा सा अल्फा जनरेट करके बूस्ट करने में हेल्प करता है। और नाउ ये इसकी सूटेबिलिटी या इसके किसे किसे देखने चाहिए ये फंड, एनी इन्वेस्टर बिटवीन मीडियम टर्म एंड लॉन्गर टर्म होराइजन, उनके लिए ये सूटेबल है। एनी इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग टू द मार्केट्स एंड हु हैव सीन लार्ज कैप्स अलोंग विद लार्ज कैप्स, या फिर अगर वो हाइब्रिड्स में लोअर हाइब्रिड से हायर हाइब्रिड पे उनका उनकी वॉलेटिलिटी की और हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो ये फंड डेफिनेटली मेक सेंस, इट डेफिनेटली मेक्स सेंस। ये फंड जनरली लॉन्ग होराइजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, तो आप अपना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशंस भी चेंज कर पाते हैं। जैसे हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो डेट है, इक्विटी एंड डेट फंड है, हमने लास्ट 6 साल में 2 या 3 बार अपने मार्केट कैप एलोकेशंस को चेंज किया है। 2017 में जब भी स्मॉल कैप्स में रैली आ रही थी, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली उसको कम किया था अपना स्मॉल कैप। फिर 2018 से 20 में जब भी स्मॉल कैप कंसोलिडेशन फेज से या करेक्शन फेज से गए, तभी हमने अपना मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशंस वहां पे बढ़ाया था। सो ये डाइवर्सिफाइड नेचर होने के कारण ओवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वन कैन स्टे इन्वेस्टेड इन द फंड विदाउट ट्राइंग टू चेंज के अभी गिर गया तो हम यहाँ से लार्ज कैप से मिड कैप में जाएं या मिड कैप से स्मॉल कैप में जाएं। हम यहाँ पे एक ही फंड में आपके लिए ये सारी चीजें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रक्चर्ड मैनर से कर पाते हैं। सो ये एग्रेसिव हाइब्रिड एज ए कैटेगरी बहुत ही ओपन कैटेगरी है फ्रॉम अ एंड फ्रॉम अ फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वेरी यूजफुल कैटेगरी कि आप एक फंड में लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड इसको एक्यूमुलेशन करके आपके पोर्टफोलियो में वन गुड एलोकेशन टू द पोर्टफोलियो करके रख सकते हैं। But Mithil, if I have to compare between an aggressive hybrid fund versus a balanced advantage fund, जो BAF होता है, Yes, जिसमें asset allocation fix नहीं है, जिसमें asset allocation can change based on fund manager yes. discretion, तो अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आपको क्या लगता है कि बेटर क्या है, अग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? देखिए, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ इसमें एक assumption मैं ये लेके चलूंगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में है तो उनको वॉलेटिलिटी का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, तो वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा डर लगेगा। और अगर आप देखें तो रेंज ऑफ हाइब्रिड्स है हमारे। इक्विटी सेविंग्स फंड जो है वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ इक्विटी और लोएस्ट वॉलेटिलिटी होगा, और इक्विटी एंड डेट फंड है वो हाइब्रिड कैटेगरी का सबसे मोस्ट एग्रेसिव इक्विटी फंड होगा। तो जो अगर बैलेंस एडवांटेज फंड समवेयर कम्स टू नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर इक्विटी एंड सेविंग्स फंड, तो कोई नया इन्वेस्टर है तो उनके लिए एक बैलेंस एडवांटेज फंड इज ऑलवेज मोर रिकमेंडेड। Sure, wonderful. So now let me ask you about one of the favorite categories. हाँ, मतलब ये I'm sure काफी निवेशक इस कैटेगरी को पसंद करते हैं, which is nothing but the international funds. एंड हमने देखा है कि जब हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो आप पहले हमें ये बताइए कि काफ़ी इंटरनेशनल फंड्स ने जो है अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेना क्यों बंद कर दिया है?
एंड ऑल्सो जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड करते हैं, बिकॉज तो बेसिकली क्या वो वैल्यू ऐड करते हैं? तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर क्या मैं सिर्फ डोमेस्टिक एक्विटीज में इन्वेस्ट करूं या फिर इंटरनेशनल फंड्स में थोड़ा एक्सपोजर लूं? व्हाट अप्रोच इज बेटर? प्लस यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्यों बंद हो गए इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स? See, for fresh investments, so all mutual funds put together एक लिमिट है कंट्री लेवल पे कि जो हम यहाँ से कितना पैसा अब्रॉड इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वेरियस फंड्स। सो उन सब फंड्स की मिला के कुछ लिमिट्स है। फ्रेश फ्लोज को बंद करने का कारण ये है क्योंकि वो लिमिट ऑलमोस्ट टच हो चुकी है और ये एनुअल लिमिट होती है, तो नेक्स्ट ईयर वापस से वो एनुअल लिमिट रिव्यू होके अगर या फिर अगर कोई कारण से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स कुछ विड्रॉ हो गए हैं तो उस वहाँ पे अगर स्पेस क्रिएट हो गई है तो अगेन वो लिमिट अवेलेबल हो जाती है। सो ये पीरियोडिकली ओपन होती है, क्लोज होते रहती है। कमिंग टू फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, क्या इंटरनेशनल फंड्स डज इट मेक सेंस? फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स कैन मेक रियली टू मच ऑफ वैल्यू एडिशन, क्योंकि क्या होता है कि उसमें काफी सारे ग्लोबल कंट्रीज के साइकिल्स अपने डिफरेंट होते हो सकते हैं इंडिया से। सो एक तो ऑलरेडी इक्विटी एज सच एज एन एसेट क्लास वॉलेटाइल होता है, उसमें भी ग्लोबल अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को दिया जाए तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कि आपका पोर्टफोलियो कैसे कब कहाँ कैसे क्या रिटर्न दे पाएगा। हैविंग सेड दैट, देयर आर टाइम्स के जब भी ग्लोबल इक्विटीज चीप होती है तब डेफिनेटली इट कैन मेक सेंस कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो में कुछ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करेंगे तो इट क्रिएट्स अ डाइवर्सिफिकेशन। कई समझो अगर जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि अगर क्रूड वगैरह बहुत जोर से ऊपर जाते हैं तो उसके वजह से करेंसी पे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा और अल्टीमेटली करेंसी पे भी इम्पैक्ट आएगा और उस वजह से कई बार आपका डोमेस्टिक पोर्टफोलियो वैल्यू प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और वॉलेटाइल हो जाता है। उसी समय ये ग्लोबल पोर्टफोलियोज थोड़े से स्टेबल रह के, क्योंकि करेंसी टर्म्स में डॉलर टर्म्स में या आपको डिप्रिसिएशन बेनिफिट आईएनआर का मिलके आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल रह सकता है। बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को समझा पाना इजी नहीं होगा। सो मेरा ये मानना है कि स्टेप बाय स्टेप करना बेटर है। सो कैन वी कॉन्फिडेंटली से देन कि आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स को अवॉइड करिए, लेकिन अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए आपको वॉलेटिलिटी समझ में आती है तो आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। वुड दैट बी राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कैटेगरी जो मुझे लगता है काफी निग्लेक्टेड कैटेगरी है, व्हिच इज द पीएसयू स्पेस। आई डोंट थिंक इस पे उतना ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इट्स बिन डूइंग वेल और हमने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं। तो आपके ओपिनियन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए पीएसयू स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब एज एन इन्वेस्टर क्या मुझे पीएसयू फंड्स या इस कैटेगरी में देखना चाहिए? एंड ऑल्सो पीएसयू स्पेस में ना थीमेटिक फंड्स भी होते हैं काफ़ी, या थीमेटिक पीएसयू फंड्स, तो क्या वो अप्रोप्रिएट रहते हैं? अगर मान लीजिए मुझे पीएसयू एज अ कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो मैं पीएसयू थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर लूँ। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, मैं यहाँ पे निवेशकों को 2 बास्केट में क्लासिफ़ाई करना चाहूँगा। एक बास्केट है जो निवेशक है जो खुद डिसीज़न नहीं लेना चाहते कि क्या सेक्टर में जाना, क्या स्टॉक्स लेने, और वैसे जो निवेशक है उनके लिए एक्चुअली एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो निवेशक है कि जो खुद अपनी खुद की स्टडी करके अपना खुद का कॉल लेना चाहते हैं कि जिनको अपने सेक्टर खुद सिलेक्ट करने हैं, उनके थीम्स खुद सिलेक्ट करने हैं, उन लोगों के लिए पीएसयू हो या फिर फार्मा हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, वैसे सारे जो भी थीमेटिक फंड्स है वो डेफिनेटली मेक सेंस करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर जो खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं। बट जो पहले टाइप के इन्वेस्टर्स है वो अगर रिटर्न देख के, नियर टर्म परफॉर्मेंस या पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कोई भी एक पर्टिकुलर थीमेटिक या कैटेगरी में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि ये सब थीम्स और थीमेटिक्स जो होते हैं वो साइकिल्स में चलते हैं। नियर टर्म परफॉर्मेंस कई बार उनका पीक ऑफ द साइकिल भी इंडिकेटर करता हो सकता है। सो अनलेस आपकी खुद की स्टडी स्ट्रांग है,
मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ट्राई नहीं करना चाहिए पीएसयू या ऐसे कोई थीमेटिक फंड में डायरेक्ट डालने के लिए। और अगर वो फिर भी करना चाह रहे हैं, थोड़ा कॉल लेना चाह रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो के प्रोपोर्शन में बहुत ही स्मॉल रखिए, मे बी लेस देन 5% ऑफ द पोर्टफोलियो आप ये सारे थीमेटिक्स में रखिए और बाकी का आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड्स में डालिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का एक बेसिक प्रोफाइल ये भी होता है कि वो खुद स्टॉक या सेक्टर सिलेक्शन करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की जगह पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्रेफर कर रहे हैं। एंड अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो जिनके पास टाइम नहीं है या स्टडी करने की अभी फुर्सत नहीं है या समय नहीं है, या नहीं कर पाते हैं आप, तो आपको जनरली कॉल नहीं लेना चाहिए थीमेटिक पे। सो हमने इतना वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आपने भी एक बार बोला था कि वॉलेटिलिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज। तो एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, ये बताइए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। एंड क्या इसका मतलब ये है कि हर डिप को मुझे एक अपॉर्चुनिटी के जैसे ट्रीट करके हर डिप पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि बुरी खबर हमेशा अच्छे प्राइस लाती है। सो और अच्छी खबरें हमेशा बुरे प्राइस लाती है। सो ये थोड़ा-सा स्टेटमेंट ये थोड़ा-सा टाइम लगता है ग्रहण कर पाना। बट क्या होता है कि जब भी कोई एक सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल से समझा जाए, तो जब भी मैगी के रिलेटेड कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी, तभी नेस्ले के प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो बैड न्यूज़ की वजह से नेस्ले के स्टॉक नीचे आए थे, और वो बैड न्यूज़ वाज़ द बेस्ट प्राइस व्हिच नेस्ले कुड हैव गिवन यू एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू बाय। सिमिलरली मार्केट में कोविड के वजह से फियर था और इकोनॉमिक टर्मोइल था, नियर टर्म में कोई विजिबिलिटी नहीं थी कैसे इकोनॉमी शेप होगा, क्या होगा। बट वहां से आपको जो प्राइस मिले थे वो प्राइस पॉइंट उसके टर्म्स में बेस्ट थे। अभी हर बार जरूरी नहीं कि वी शेप रिकवरी आएगी, कई बार यू शेप होता है, कभी ज्यादा लंबा समय भी लग सकता है। सो हर डिप पे बाई करना भी और हर चीज को बाई करना भी हर डिप पे जरूरी नहीं है। सो आपको थोड़ा स्टडी करना है कि आपको न्यूज फ्लो को सेग्रीगेट करना है कि ये जो बैड न्यूज है, ये बैड न्यूज शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और अगर एक्चुअली लॉन्ग टर्म है तो और कितना डाउनसाइड वैल्यूएशन में होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्राइस करेक्शन इररिलेवेंट हो जाएंगे। सो वैल्यूएशंस और फंडामेंटल आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो करेक्शंस आर डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटीज टू बाई। सो अगर आप एज एन इन्वेस्टर फॉर म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ऑल करेक्शंस आर गुड, बट करेक्शंस की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई 3% टू 5% करेक्शन को करेक्शन मान लेते हैं, पर कई बार आफ्टर शार्प रैली के बाद 3 to 5% करेक्शंस आर नॉट गुड करेक्शंस। और कई बार काफी लंबा समय ऑफ टाइम करेक्शन होने के बाद इवन 0% करेक्शन इज ऑल्सो गुड इनफ। तो ये थोड़ा सा रिलेटिव टर्म्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर जाके देखना है। बट इन जनरल टाइम एंड प्राइस करेक्शन इज डेफिनेटली अ गुड प्रैक्टिस ऑफ बाइंग, बिकॉज जनरली सिंपल होता है, पैसे आपके कब बनते हैं, व्हेन यू बाई लो एंड सेल हाई। तो यू हैव टू कीप अ डिसिप्लिन ऑन बाइंग, और डिसिप्लिन ऑफ बाइंग में सबसे बेटर टाइम होता है कि जब भी करेक्शन आए एंड देर इज फियर ऑन द स्ट्रीट, वैल्यूएशंस में करेक्शन हो चुके हो, तो डेफिनेटली वन शुड नॉट वरी। नियर टर्म शायद आपके न्यूज फ्लोज और आउटलुक सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट उसी समय पे आपको अच्छी सी प्राइस मिलेगी। एज यू राइटली सेड कि वो डिप क्या है इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज, राइट? क्योंकि हर इन्वेस्टर के लिए वो इतना सब्जेक्टिव हो सकता है। एंड आई हैव सीन सो मेनी इन्वेस्टर्स जो वेट करते रहते हैं कि नहीं अभी और गिरेगा तब खरीदेंगे, और फिर वो उतना शायद गिरता भी नहीं है। सो आई गेस वो अपने हिसाब से हर इंसान का वो एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि जब इतना गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा, यस। राइट? फिर शायद इसके नीचे भी गिरे तो इट्स ओके। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि एक्चुअली डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप अपना एक फ्रेमवर्क बनाया जो रहे हो, उस फ्रेमवर्क में डिसिप्लिन ऑफ बाइंग। न्यूज फ्लो खराब है, इसके लिए और शायद और 3 महीने में और करेक्शन आएगा तो मैं वेट कर लूं, वो वेट करने में, या फिर और 3 महीने रैली आने वाली है तो मैं और होल्ड कर लूं, ये एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है।
और ओवर अ मीडियम टर्म ये आपको एक्चुअली हर्ट करते हैं। सो बेटर ये है कि आप अपना एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच रखिए। जब भी प्राइस और करेक्शन आ रहा है, तभी आपको सिस्टमैटिकली एक प्लान बनाना है कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक के करेक्शन में अपने आप को अपना फंड्स को कैसे डिप्लॉय करना है। एंड आई थिंक एक और जो हमने इन्वेस्टर बिहेवियर देखा है वो ये है कि जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी होती है तो जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे फंड्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो मार्केट से थोड़ा कम गिरे हैं, राइट? तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें थोड़ा डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो जो होता है उसके बारे में बताइए एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़रूरी है फ्रॉम इक्विटी फंड्स परस्पेक्टिव। जी, ये डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो जो है फ्रैंकली नॉट नेसेसरीली हर बार सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कई बार सेक्टर की मोमेंटम भी होती है। सो अपवर्ड जब भी मार्केट में अगर आपने डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो कैलकुलेट करके और फिर वहां से मार्केट बहुत ही शार्प करेक्शंस में जाता है, तो शायद ये रेशियो काम नहीं करेगा उसी तरीके से। सो ये रेशियो की एक लिमिटेशन है ये, क्योंकि अपवर्ड बायस में क्या होता है कि जब भी सब कुछ अच्छा कर रहा होता है, तभी जो स्टॉक्स नहीं गिर रहे होते, बट कई बार वो स्टॉक्स अपने नॉर्मल वैल्यूएशन जोन से लेके फ्रॉथी वैल्यूएशन जोन तक चले जाते हैं, और फिर वहां से वो बहुत शार्पली सडनली करेक्ट करते हैं। तो वो फंड्स आपके उस हिसाब से, वो रेशियो के हिसाब से कभी कैप्चर ठीक से नहीं हो पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, लो वॉलेटिलिटी फंड कैसे करना चाहिए, तो एक सिंपल बेसिक आइडिया मैं इन्वेस्टर्स के माइंड में छोड़ना चाहूंगा कि जब भी आपके मार्केट के आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में चला हुआ मार्केट है, मार्केट के वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो जनरली हम जैसे फंड मैनेजर्स कैसे अपना रिस्क कम करते हैं कि हम स्मॉल कैप से थोड़ा सा मिड कैप की तरफ अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन बढ़ाते हैं। सो हम अपना मार्केट कैप जो है पोर्टफोलियो का वो बढ़ाना शुरू करते हैं, और स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ। एंड दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आप अपना सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, क्लोजर टू द बेंचमार्क वेट्स आप चले जाएंगे, एंड यू विल गो टुवर्ड्स। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप सिक्लिकल सेक्टर्स और बास्केट से थोड़ा सा दूर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी से ज्यादा रिलेटेड और स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं फॉलिंग मार्केट्स में। सो दैट इज द थर्ड दैट यू ट्राई टू डू। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के रिसेंट टाइम में जो भी थीम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और चलती है, उन थीम से आप जितना दूर जा सकते हैं उतना बेहतर रहता है, क्योंकि वो थीम में सबसे ज्यादा क्राउड होता है, और वो जो सबसे ज्यादा क्राउड करेक्शन में वो हर्ड मेंटालिटी आपको नेगेटिव तरीके से हर्ट कर सकती है। सो आपको अगर अपनी वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो की कम करनी है इन अ राइजिंग मार्केट, तो ये चार तरीके से आप कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप्स और हाइब्रिड फंड्स, जनरली ये दोनों लार्ज कैप्स एंड हाइब्रिड फंड्स आर लेस वॉलेटाइल। हाइब्रिड फंड्स में भी आप अपना हाइब्रिड कैटेगरी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इक्विटी एंड डेट से, कभी बैफ बैफ से और कम जाके इक्विटी सेविंग्स तक। सो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप फंक्शन में हर राइज ऑफ द मार्केट में अपना पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, ओके। सो हमने पिछले कुछ सालों में ये भी देखा है कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं उन्होंने कैटेगरी एवरेज उनसे काफ़ी अच्छा किया है, अबाउट 46.8% रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, आउट परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरीज। ऑफ कोर्स अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ दें, बिकॉज ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन द रीसेंट पास्ट। तो आपके ओपिनियन में जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना ज़रूरी है? ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है वैल्यू फंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगेन यहाँ पे टाइम होराइजन लॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज के क्या होता है कि कई देर आर टाइम्स के जब भी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो वो जो सेक्टर्स है वो सारे करेक्शन फेज से जा रहे हैं, और वो करेक्शन फेज कई बार 1 साल से लेके 3 साल तक भी चल सकते हैं। और अगर आप शॉर्टर होराइजन में है, तो क्या होगा कि आपका पेशेंस लेवल 3 साल तक में खत्म हो जाएगा और ये फंड्स ने डिलीवर नहीं किया होगा रिटर्न। सो इनके परफॉर्मेंस की जैसे आपने बात करी कि परफॉर्मेंस थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट कई कई बार वैल्यू फंड्स के ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्यों रिटर्न्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले एक जोर से वैल्यू, डीप वैल्यू या वैल्यू क्रिएट होती है, और जब भी वो वैल्यू अनलॉक होती है तो ये फंड्स बहुत ज्यादा बेनिफिट कर पाते हैं। अभी
आइडियल सिचुएशन ये होगी कि अगर हर साल आपको कोई 2 सेक्टर वैल्यू में मिले और 2 सेक्टर आपके पिछले साल के ये साल रिटर्न्स जनरेट करे, तो दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। बट हर बार मार्केट आपको आइडियल सिचुएशन देगा नहीं। कई बार सारे वैल्यू स्टॉक्स एक साथ वैल्यू बनेंगे और एक साथ रिटर्न देंगे। सो ये एज अ कैटेगरी आप अपना पोर्टफोलियो का एनीवेयर बिटवीन 10 टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो इसको एलोकेट करके रख सकते हैं, एंड ओवर अ लॉन्ग होराइजन आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा अल्फा क्रिएट करके दे सकते हैं। Okay, but over the long term again. अगेन यस, So मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाँच चाहिए यहाँ पे, okay, so 4-5 साल कम से कम से कम कम। अगर all right, okay. So with so many schemes available, मुझे लगता है कि I've been investing for over 20 years, लेकिन फिर भी सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना हमेशा एक चैलेंज ही रहता है। तो help us understand as someone who's been in this industry for so long, आप थोड़े टिप्स दीजिए इन्वेस्टर्स को कि सही इक्विटी फंड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। आप ऐसे क्या फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं बिफोर यू सेलेक्ट अ फंड फॉर योरसेल्फ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है अपने इन्वेस्टर को अपनी अ, दो चीजों पे खुद को डिसीजन लेना है कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है और उनका टाइम होराइजन क्या है। ये रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन का कॉम्बिनेशन, आपके पास कितना समय है, आपको जब तक पैसा नहीं चाहिए, और आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों का एक तालमेल करके आपको जो एक आंसर मिलेगा कि आपको एक्स चाहिए, फिर उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में आज इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट एक्चुअली कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की एक अलग रिक्वायरमेंट होगी। ये दो वेरिएबल से जो आपका आउटकम आएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा हर इन्वेस्टर के लिए। वो डिफरेंट आउटकम को मैच करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक तो ये है, दूसरा है मार्केट साइकिल्स के ऊपर। सो मार्केट साइकिल्स जब भी अप होती है या डाउन होती है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो में जो नेसेसरी चेंज करना है इन ऑर्डर टू जनरेट हायर और स्लाइटली हायर रिटर्न्स, तो ये सारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं। एंड थर्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने काफी समय से आप मार्केट्स आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी अगर मार्केट की रीडिंग और ओवरऑल इकोनॉमी की रीडिंग इंप्रूव हो गई है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप थोड़ा सा खुद कॉल लेके खुद और ज्यादा अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, तो रेदर देन गेटिंग इनटू अ स्टॉक सिलेक्शन, आप सेक्टर सिलेक्शन तक का अगर कर सकते हैं, तो थीमेटिक फंड्स भी आज अवेलेबल है। सो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न एनहेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन अवेलेबल है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। और एक शॉर्ट तरीके से मैं अगर हम अपने फंड्स को क्लासिफाई करके एकदम सिंपल तरीके से समझाना चाहे, तो जैसे अपने ये शो में बात करी कि कैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए लो इक्विटी से लेके हाई इक्विटी तक के हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल है। सो हाइब्रिड फंड्स एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज गुड। लार्ज कैप एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज अ गुड काइंड ऑफ वे टू स्टार्ट विद। और इसमें भी अगर आपको लो वॉलेटिलिटी चाहिए, इक्विटी सेविंग्स में आइए, इक्विटी सेविंग्स से अगर ऊपर थोड़ा सा और जाना है, तो एसेट एलोकेटर फंड है हमारा, हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड है। वहां से अगर और ऊपर जाना है तो मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड के अगर ऊपर और जाना है, तो आपके पास इक्विटी एंड डेट फंड है जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आती है। मल्टी एसेट फंड भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ फंड्स है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डेट प्लस अदर ऑल्टरनेटिव्स कमोडिटीज वगैरह है, जो ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एज अ हेज और एज अ गुड रिटर्न एनहेंसिंग कैपेबिलिटी करते हैं। तो ये हमारे हाइब्रिड साइड पे प्रोडक्ट्स है। और फिर कमिंग टू स्टाइल, तो हमारे स्टाइल के बेस पे हमारे पास कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल के प्रोडक्ट्स है, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, कुछ क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट्स है, और कुछ वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट है। वैल्यू में अगर अगर रेंज की अगर बात करें, तो इंडिया अपॉर्चुनिटीज एकदम डीप वैल्यू एंड के साइड पे आता है। वहां से थोड़ा सा ऊपर के तरफ स्लाइटली मॉडरेट वैल्यू में थोड़ा सा, नॉट एज डीप वैल्यू एज इंडिया अपॉर्चुनिटीज बट लिटिल बेटर, इज वैल्यू डिस्कवरी फंड। और ऊपर ऊपर जाते जाते जैसे डिविडेंड यील्ड फंड है, और दूसरे लार्ज एंड मिड कैप वगैरह सारे फंड है जो थोड़े से मॉडरेट वैल्यू जोन में वगैरह आते हैं। सो ये हमने ग्रेडिंग ऑफ पोर्टफोलियोज क्रिएट करी है, सो दैट इन्वेस्टर जिनको समझो बहुत ही लॉन्ग होराइजन है और रियली हाई अल्फा चाहिए, वो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जिनको वैल्यू स्टाइल करनी है, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उनके लिए वैल्यू डिस्कवरी फंड इज वन ऑफ द फंड। तो वैसे हमने यहाँ पे पूरी सेग्रीगेशन की है, सिमिलरली ग्रोथ साइड पे है, सिमिलरली क्वालिटी साइड पे है। Okay. बट देन विद इन अ म्यूचुअल फंड कैटेगरी हाउ डू आई सेलेक्ट? क्योंकि अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। अब मल्टी हाँ, कैप फंड्स भी तो इतने सारे हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट No, करूँ? that's a very good question. Frankly, I will leave that question to be answered more by the team of distributors. But generally, जैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वैसे ही आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एनालॉजी कि कैसे आपको फंड की तरफ देखना है। जैसे स्टॉक्स में तीन चीजें देखते हैं: बिजनेस मॉडल, दूसरा होता है प्रमोटर और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, और तीसरा होता है वैल्यूएशन। सो यहाँ पे भी आपको तीन चीज देखनी है। पहला तो आपको जैसे मैनेजमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे फंड मैनेजर है, सो फंड मैनेजर कैपेबिलिटी या स्टाइल क्या है उसको समझना है। सेकंड, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल को यहाँ पे इक्विवेलेंस में अगर कन्वर्ट किया जाए फंड के, तो वो होता है आपका फंड मैनेजर की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो वैल्यू है, ग्रोथ है, या फिर ब्लेंडेड अप्रोच है, सो कौन सी अप्रोच है वो। और तीसरा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेदर देन प्योर एब्सोल्यूट वैल्यूएशन ऑफ द फंड, आपको देखना है कि ये जो थीम या जो स्टाइल है, वो स्टाइल ने ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या कैसा किया हुआ है। अगर कोई स्टाइल बहुत ही खराब करी है पिछले 3 से 4 5 साल में, तो देर इज अ हाई चांस कि वो स्टाइल के वैल्यूएशंस बहुत ही फेवरेबल है एंड इट माइट डू वेल। सो म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन में अगर आप देखें तो आपको स्टाइल, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और वैल्यूएशन, या फिर नियर टर्म्स जो भी स्टाइल का कैसे परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे आप ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको क्लियर आंसर्स मिलेंगे कि कहाँ दिखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कंपनी में भी हम लोग बिजनेस मॉडल में देखते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस मॉडल रहना चाहिए, तो वैसे भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल रहेगी, या कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस होगी, या डिसिप्लिन होगा, तो डेफिनेटली नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस से आपको वरी नहीं करना है, वो अंडर परफॉर्मेंस रिकूप हो सकता है। मितुल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड एसआईपीज एंड आई थिंक हम सबको पता है कि एसआईपीज कितने ज़रूरी होते हैं, स्पेशली इन इक्विटी फंड्स। तो आपके ओपिनियन में क्या हमें मार्केट करेक्शन के टाइम एसआईपीज करनी चाहिए? हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई थिंक व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर इम्पोर्टेंटली इज कि मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे एसआईपी इन्वेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करना है, तो हाउ डू आई डिटर्मिन कि मंथली मुझे कितना एक इक्विटी फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? Right, so help us understand both की correction के time SIPs, is it a good way of investing, plus you know, how do I determine कि मुझे हर महीने कितना SIPs के through invest करना चाहिए? Sure. See, generally SIPs वर्क्स बेटर, क्योंकि ये एक आपके इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर आपके अंदर एक डिसिप्लिन ला रही है टू सेव, टू पुट असाइड सम अमाउंट ऑफ योर अर्निंग्स साइड में, सो दैट इट कैन कंपाउंड। सिंपल है, वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आप कुछ पैसा को साइड में आज कंज्यूम नहीं करके उसको साइड में पार्क कर देते हैं, और वो अपने आप ग्रो करके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबी रकम हो जाती है। तो वो बड़ी रकम कब बनती है? जब आप उसको छोड़ देते हैं टू कंपाउंड ऑन इट्स ओन, एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दो एलिमेंट होता है, एक तो रेट ऑफ रिटर्न होता है, और दूसरा कितना लंबा होराइजन है। एक्चुअली लंबा होराइजन बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड फिनोमिना है। लंबा होराइजन जितना लोग लंबे समय तक अपनी वेल्थ को टच किए बगैर कंपाउंड होने देंगे, उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग की स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स आपको रियलाइज होगी। So, coming to SIP, SIP is definitely a process which ये जो प्रोसेस है वो आपको ये जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करती है। सो SIP इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट करेक्शंस अप और डाउन, हर इन्वेस्टर, क्योंकि क्या होता है कि एक आपकी इनकम है, वो इनकम के सामने आपको सेविंग करनी है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड आपको सेविंग करनी है, तो कंटिन्यूसली अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो SIP इज द बेस्ट वे। बट SIP के अपने लिमिटेशंस होते हैं, और ये लिमिटेशंस, ये दो लिमिटेशंस, एक तो हमने पहले देखा कि जैसे SIP का मतलब ये भी होता है कि एवरेजिंग ऑन द वे अप होगा, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है तो आपकी एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है। बट अगर मार्केट साइडवेज है तो बेस्ट है। सो SIP का सबसे बेस्ट आउटपुट तब आता है कि जब भी कोई सेगमेंट ऑफ मार्केट या फिर कोई पूरा पूरा मार्केट ही कुछ सालों तक
एक ही रेंज बाउंड में रह के कंटिन्यूसली वहाँ है। तो आपका क्या होगा कि ओवर दैट लॉन्ग पीरियड आप कंटिन्यूसली एवरेज करके अपना एक लंबा इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट डाउनसाइड में एक लिमिटेशन ये आ जाती है, डाउनसाइड जनरली शार्प होते हैं और शॉर्ट होते हैं। सो वहां पे कई बार रेदर देन डूइंग एसआईपी, इट इज बेटर टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि 2007 के करेक्शन के बाद 2013 तक रिटर्न नहीं बने थे, तो वो करेक्शन के बाद एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिकवरी बहुत शार्प थी। तो वो शार्प राउंड ऑफ रिकवरी आप एसआईपी के थ्रू कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगा। सिमिलरली कोविड के बाद भी 2020 में भी जो शार्प करेक्शन था, उसके बाद जो रिकवरी थी वो फर्स्ट राउंड ऑफ रिकवरी फास्ट थी, और उसके बाद स्लो ग्रेजुअल रिकवरी कंटिन्यूस चली है। तो वो वहां पे थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहता है एज अ स्ट्रेटेजी, रेदर देन जस्ट डूइंग एसआईपी। एसआईपी के लिए साइडवेज मार्केट या इज मच मोर बेटर। एंड हाउ अबाउट हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? एनी टिप्स ऑन दैट? सी जनरली बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत ही अलग लोगों के लिए अलग परसेंटेजेस देखे हैं। सो मैंने जनरली देखा है कि जो यंगर लोग होते हैं उनके लिए, उनको सबसे लोएस्ट परसेंटेज इन्वेस्ट करना होता है। टू बी फ्रैंक, द राइट एडवाइस इज कि आपको जब भी आप यंग हो, जब भी आप इनिशियल स्टेज ऑफ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे हो, तो जितना हाई कर सको उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट। बिकॉज टाइम होराइजन आपके पास, जब भी आप 25 ईयर्स पे हो, तभी आपके पास 40 ईयर्स का होराइजन ऑफ कंपाउंडिंग है। सो आपके पास बहुत लंबा होराइजन ऑफ कंपाउंडिंग है, तो आप उसको जितना ज्यादा फर्स्ट एलोकेशन करोगे, उतनी ज्यादा वहां पे कंपाउंडेड इफेक्ट दिखेगी। बट फ्रेंकली बिहेवियरली इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल इन द सोसाइटी कि आपको ज्यादा करना है। जनरली यंगस्टर्स आर मोर अबाउट कह रहे बस बहुत हो गया, 15% 20% बहुत हो गया, अभी हमको खर्चा भी बहुत करना है, हमको बहुत सारी चीजें लेनी है, हमको बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत जगह जाना है, घूमना है। सो इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस। बट राइट वे इसके जितने इनिशियल स्टेज में उतना हायर एलोकेशन रखिए, और टुवर्ड्स द एंड एनीवेज आपके पास कैपेबिलिटी होगी टू स्पेंड एंड ऑल। आपके नीड्स जैसे जैसे मिड मिड एज क्राइसिस, जब भी आप मिड एज लाइफ साइकिल में आते हैं, तभी आपके वहां पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, तो आपको वैसे भी वहां पे सेविंग कर पाना एक पीरियड के लिए डिफिकल्ट होता है, एंड देन अगेन लेटर ऑन बढ़ा सकते हैं। सो परसेंटेज टर्म्स में बात करना और एक आंसर कंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें इन्वेस्टर की अपनी खुद की टेम्परामेंट और अपनी खुद की नीड टू कंज्यूम को कैसे वो कंट्रोल कर पाते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। एंड आई गेस व्हेन यू आर यंगर, तब आपके, लाइक यू राइटली सेड, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज उतने नहीं रहते हैं। एज यू ग्रो ओल्डर तो फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, तो आप उतना शायद ना सेव कर पाएं, राइट? दैट्स व्हाई इफ यू कैन एलोकेट अ हायर परसेंटेज व्हेन यू आर यंगर, इट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, सो मित्तल, अब आप ये बताइए, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं, या आपने ऐसी क्या गलतियां करी हैं जिससे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स? Sure. So I have been in this industry since 18 years now. Uh, and okay, one big learning for me was the same thing जो हमने अभी लास्ट में बात करी, कि आप इनिशियली जब भी यंग है, जितना ज़्यादा एलोकेट करके, जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग साइकिल में आप चलना शुरू करेंगे, उतनी फास्ट लर्निंग आती है। एक्चुअली ये जो कंपाउंडिंग की जो जर्नी है, वो पेपर पे और थियरी में आप समझ तो पाएंगे, बट आप उसको उसकी आचरण अमल को नहीं समझ पाते हैं, उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते हैं पूरी तरह से। और वो आपको एक 5 to 10 ईयर्स की साइकिल के बाद ही आपको समझ में आता है कि इसको ऐसे ये तरीके से अगर किया जाए तो इसका आउटपुट बहुत ही बेहतर हो सकता है। सो इनिशियली आई लाइक, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली आपको कंज्यूम करना है, आपको कहीं घूमना है, आपको देखना है, तो आप बहुत ज्यादा सेविंग नहीं करना चाहते हो। और अगर आप सेविंग भी करना चाहते हो, तो इनिशियल लेवल पे आप रिस्क अवर्स भी काफी रहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने आपको कहा है कि इक्विटी मार्केट्स आर रिस्की, सो यू हैव टू अप्रोच इट स्लोली, यू हैव टू बी ग्रेजुअली। बट एक्चुअली जो चीज भूल जाते हैं लोग, कि जब भी आप यंग है, तभी आपके पास सबसे बड़ा जो आपका एसेट है, या सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, वो है आपका टाइम होराइजन।
सो अगर आपने ढंग से म्यूचुअल फंड में एलोकेट किए हैं, अगर आपने ढंग से फंड मैनेजर्स या फिर फंड्स पकड़े हुए हैं, तो वो फंड में लॉन्गर टर्म में आपको कंपाउंडेड बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। सो जितना जल्दी से आप शुरू कर सकते हैं और जितना कंसिस्टेंटली आप उसको निभा पाते हैं, और बिगर मार्केट की वॉलेटिलिटी डरे अगर आप ये प्रोसेस पे लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकेंगे, तो एक्चुअली कंपाउंडेड बेनिफिट आपको फर्स्ट 10 ईयर्स में ही उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दिखने लग जाएगा। कई लोगों को लगता है कि अब हम 5,000 रुपये बचाएंगे तो उसकी क्या वैल्यू है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि 25% अगर आप कुछ चीज़ों को कंपाउंड करेंगे, और अगर आपने 10 साल कोई चीज़ को रखा है, तो एक का 10 गुना हो जाता है। सो इट इज़ नॉट द नंबर परसेंटेज 25% और 20, आपका 15% भी होगा तो भी वो कंपाउंड होके बहुत बड़ा हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि अब हम 5,000 या 10,000 या 15,000, 20,000 बचाएँगे तो अब हम इसमें अमीर कैसे बन पाएँगे? बट एक्चुअली जो कंपाउंडेड इफ़ेक्ट आती है 10 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर में, सडनली वो जो वेल्थ कंपाउंड होके जो बड़ी-सी दिखेगी, वो चीज़ तभी उस समय पे स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में देख पाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। Sure. Thank you. Okay, so just any book recommendations में तो लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी बुक जो उनको बेनिफिट कर पाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए जनरली एक एडवर्ड चांसलर की बुक है जो बेसिकली मार्केट के काउंटर सिक्लिकल बिहेवियर पे बात करती है। सो जनरली आई वुड रिकमेंड कि आप एडवर्ड चांसलर की वो बुक पढ़े। उसमें आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे साइकिल्स प्ले आउट होती है, उसका एक थोड़ा-सा अंदाज़ा वहाँ से आएगा, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट होराइज़न को लंबा करके देख पाएँगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्टेबल बना के कंटिन्यूअसली उस पे डिसिप्लिन तरीके से काम आप अपने उस पे चल पाएँगे। So I think Capital Cycle of Edward Chancellor is definitely worth reading. Amongst there are many other books also. और मार्केट के टॉप पे एक हेलो इफेक्ट करके बुक है। अगेन दैट इज अ गुड रीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन मार्केट। इट गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट कैसे एक इन्वेस्टर्स गेट्स कैरिड अवे एट द टॉप ऑफ द मार्केट के स्टोरीज वगैरह और नरेशंस की वजह से कैसे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को इग्नोर करने लग जाते हैं। Sure. Thank you so much, Mitul. We had a wonderful conversation. हमने I think बहुत सारे topics को आज touch up किया. तो I'm sure हमारे अलग-अलग viewers को अलग-अलग takeaways मिलेंगे इस particular discussion से. So thank you so much for your time, Yes, and we hope to get you back soon thank again. you, So thank you so thank you. much. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Mittal. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर मित्तल से ये पूछा कि अभी जो स्मॉल कैप स्पेस में रीसेंट क्रैश हुआ है, उसके बाद क्या हमें एसआईपीज के जरिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वुड दैट बी अ बेटर अप्रोच? तो मिस्टर मित्तल सेज कि सबसे पहले तो एक इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले सही असेट एलोकेशन करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, and your risk tolerance also needs to be higher for investing in small cap funds. He says कि अभी जो है small cap funds में डालने की जल्दी मत करिए क्योंकि ये स्पेस काफी ओवरवैल्यूड है। तो ऑफ कोर्स अगर आप लमसम की बजाय एसआईपी करते हैं तो वो एक बेटर अप्रोच होगा, स्पेशली जब स्मॉल कैप फंड्स थोड़े ओवरवैल्यूड होते हैं। फिर हमने मिस्टर मित्तल के साथ ये डिस्कस किया कि काफी इन्वेस्टर्स अब मल्टी कैप फंड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो मिस्टर मित्तल सेज कि अभी रिसेंटली मल्टी कैप फंड्स ने अच्छा किया है, जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स जो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ही ऑल्सो सेज कि मल्टी कैप फंड्स आइडियली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन या तो मीडियम टर्म है विच इज 3 to 5 years या लॉन्ग टर्म है विच इज मोर देन 5 years। ही सेज कि मल्टी कैप फंड्स के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिलता है थ्रू वन इन्वेस्टमेंट। फिर हमने थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी आल्सो आस्क्ड मिस्टर मित्तल कि जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं क्या वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। तो मिस्टर मित्तल सेज कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल फंड्स में एक लिमिट होती है अप टू विच आप इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स।
और अब वो क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है तो इसीलिए इंटरनेशनल फंड्स ने जो है इन्वेस्टर से पैसा लेना अभी के लिए रोक दिया है। अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करें फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, मिस्टर मित्तल सेज कि आइडियली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस करेंसीज और उनको एक्सपोजर चाहिए इनटू न्यू थीम्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फिर हमने मिस्टर मित्तल के साथ थोड़ा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करी है। मिस्टर मित्तल सेज कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं अक्रॉस सेक्टर्स और वो जो है फिर लो मार्केट कैप से हायर मार्केट कैप की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, लाइक स्मॉल कैप से मिड कैप या मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ। तो जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है तब हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फिर हमने मिस्टर मित्तल के साथ डिस्कस किया अबाउट SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एंड मिस्टर मित्तल सेज कि ऑफ कोर्स SIPs एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, क्योंकि आपको एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है टू बिल्ड दैट वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट ही ऑल्सो सेज कि SIPs के अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट का सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही हम देख रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है और वो शॉर्ट टर्म है तो शायद लमसम इन्वेस्टिंग उस टाइम के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। He also says कि SIPs वर्क बेस्ट जब स्टॉक मार्केट साइडवेज मूव करती है। अंत में हमने मिस्टर मित्तल से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, एंड मिस्टर मित्तल सेज कि जो सबसे बड़ी लर्निंग उनकी रही है वो यही है कि आप जब यंग होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि तभी आप बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ही सेज कि जब हम यंग होते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म होता है, हमारी रिस्क टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप यंग एज में ही इवन इफ विद अ स्मॉल अमाउंट अगर आप SIPs के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, you will be surprised at how fast your corpus grows over time. So that was about it in this particular episode. I do hope you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.